आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान शिक्षा में। देखिए, आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पर फ़िलहाल एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं और एमएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 4 ये चल रहा है। पेपर 204 चल रहा है, जिसका नाम है टीचर एजुकेशन फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके, तो ये चल रहा है यहाँ पर, आपको पता ही है। फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमने कल भेज दिया था और आज सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड यूनिट का जो पूरा जो पार्ट जो बचा रह गया था वो आज हो जाएगा। यानी कि सेकंड यूनिट को 2 पार्ट्स में यहाँ पर कवर किया गया है, जिसमें से पहला पार्ट कल डाल दिया गया था और जो दूसरा पार्ट है वो आज यहाँ पर डाला जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम आए तो आप आराम से कर ले जाएं। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा पेपर इस बार या सब्जेक्टिव रहेगा, तो कैसा रहेगा। तो देखो, अभी तक सुनने को यही मिल रहा है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे आपके पहले क्वेश्चन आते थे, 100 आते थे और 100 में से आपको करने पड़ते थे ना, 50 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऐसा सुनने को आया है। लेकिन देखो, क्लियर ही ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, अपने हिसाब से अपना काम चलाती है, अपने हिसाब से सारे काम सेट करती है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप पूरा डेस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना, हर चीज़ डेस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना, जिससे आपको आगे चल के कोई तकलीफ़ ना हो। तो सबसे पहले तो यही सारी वीडियोज़ आ रही हैं आपके पास पूरी डेस्क्रिप्टिव वे में, और फिर देखा जाएगा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव वे में भी हम यहाँ पर डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, उसको बाद में। पहले आपको पढ़नी है ये वाली, क्योंकि आप डेस्क्रिप्टिव पढ़ोगे तभी आपको हर पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो पेपर सब्जेक्टिव या डेस्क्रिप्टिव दोनों में से कैसा भी हो सकता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, कोई भी हो सकता है पेपर। ठीक है, क्योंकि सुनने में तो आया ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये भी कहा है कि हो सकता है यूनिवर्सिटी चेंज कर दे पैटर्न को। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव कर दे। तो याद रखना, खैर कुछ भी हो, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आपको पढ़ना ही पूरा है, पूरा ही पढ़ना है आपको, इतना ध्यान रखना। ओके, चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के अब चलते हैं आगे। तो पेपर 204 चल रहा है और इसका आपको सिलेबस पता ही है। कल हम लोगों ने, परसों हमने ये वाला से देखा था पूरा यूनिट फर्स्ट, कल ये वाली यूनिट देखी थी, है ना, यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड चल रही है, उसका फर्स्ट पार्ट सेंड कर दिया था और आज सेकंड पार्ट हम यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए और ध्यान से समझिए। चलते हैं आगे सेकंड यूनिट की ओर। ओके, चलिए। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, चूँकि ये यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट डाल दिया, ये यूनिट सेकंड का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें कोठारी आयोग हो गया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो गई, है ना, और एनसीटी की स्थापना क्यों हुई, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट में मिलने वाली हैं। यदि आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ओके, तो बस ध्यान से आप पढ़िए और ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, अध्यापक शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट करते हुए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, मतलब अध्यापक शिक्षा की संकल्पना क्या है, मतलब क्यों ज़रूरत है अध्यापक शिक्षा की। तो भैया, इस अध्यापक शिक्षा को आप पिछले 2-3 वीडियो में लगातार पढ़ रहे हो कि क्यों आवश्यकता है, क्या है और कैसे है। ठीक है, तो यहाँ हमने वैसे हाईलाइट कर दिया है, आप इसको पढ़ लेना कि अध्यापक शिक्षा क्या है। वो एक शैक्षिक नियोजन है, और जो शैक्षिक नियोजन है ना, इसमें क्या होता है, इसमें तकनीकी कुशलता, वैज्ञानिक सचेतना, संसाधन संपन्नता, नवचारिता और सांस्कृतिक उद्दीपना और मानवता बोध का समन्वयात्मक, मतलब पूरी तरह से मिला जुला कर विकास किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अध्यापक शिक्षा में क्या क्या सम्मिलित है। तो आप कह ही पाएंगे कि यानी सर्वांगीण विकास सम्मिलित है, चाहे वो मन का विकास हो, चाहे वो वैज्ञानिक संचेतना का विकास हो, चाहे वो तकनीकी कुशलता का विकास हो, किसी भी तरह का स्किल डेवलपमेंट हो या कल्चरल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पर वो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप सोच के देखो। अच्छा, अपने अपने मन से पढ़ो कि आप क्यों पढ़ रहे हो। आप बहुत से बच्चे तुरंत जवाब देंगे, हमको तो भैया जॉब चाहिए, पैसा कमाना, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छा, उस बात को अलग रखो, वो तो खैर सबकी एक भाई ज़रूरत है, जीवन यापन करना तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, वो तो सबकी ज़रूरत है। लेकिन आप ये सोचो और थोड़ा सोच कर बताओ कि इसके अलावा आपको क्यों पढ़ रहे हो आप, मतलब क्यों पढ़ रहे हो, क्या ही ज़रूरत है पढ़ने की। तो अब बच्चों के मन से बात निकलेगी, क्योंकि हम अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं।
हमें चाहते हैं कि हम समझदार बने, क्योंकि शिक्षा में समझदार बनाती है। शिक्षा में अनेक नए-नए कार्यों को करने के नए तरीके बताती है ना? शिक्षा में समाज के बीच में रहना सिखाती है। शिक्षा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार सम्मिलित होना सिखाती है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भैया यही सारी चीज़ तो हैं इसमें, यही सारी चीज़ तो हैं। इन्हीं सारी चीज़ों का तो विस्तार करने के लिए अध्यापकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता यहाँ पर प्रकट की गई कि इन सब का विस्तार करना है, और विस्तार तब होगा जब इनको और पढ़ाया जाए, इनको और प्रशिक्षित किया जाए। ओके, तो यही सारी यहाँ पर चीज़ हैं। अब इसका उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य देखो, ये सारे जो प्रश्न होते हैं अपने मन से बन जाते हैं, अपने मन से इनका उत्तर देता है, अपना मन ही इनका उत्तर देता है, क्योंकि हम लोग इसी क्षेत्र के हैं ना, तो उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं। और वैसे आप देख लीजिए, ये हाईलाइट हमने कर दिया है, इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो देखिए उद्देश्य देखते हैं क्या है। ये देखिए, अब चूँकि आप जो एमएड कर रहे हैं विद्यार्थी, वो बीएड वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एमएड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप शिक्षकों को भी शिक्षा देने के लिए आप खुद पढ़ रहे हो, है ना। तो अब आप उन जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनको कुछ तो समझाओगे ना, उनको बताओगे ना कि देखो भाई, तुम लोगों को आगे चल के बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। तो एमएड वाले विद्यार्थी किसको समझा रहे हैं? बीएड वाले विद्यार्थियों को। अब बीएड वाले विद्यार्थियों के सामने कैसी कैसी बात रखी जा रही हैं एमएड वालों की तरफ से, यानी कि आप लोग रखोगे उन लोगों के लिए बात कि भैया देखो, कर्तव्य ये है कि जब तुम पूर्व प्राथमिक के विद्यार्थियों को पढ़ाओगे तो किस तरह का तुम्हारा बिहेव रहेगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाओगे तो कैसा बिहेव रहेगा, माध्यमिक स्तर पर के बच्चों को पढ़ाओगे तो कैसा बिहेव रहेगा, और यदि उच्चतर माध्यमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाओगे तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग, यानी कि एमएड वाले विद्यार्थी बीएड वाले विद्यार्थियों को समझाएंगे कि आप प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, या फिर जो पूर्व प्राथमिक होती हैं, जो बाल वाटिकाएँ होती हैं, इन सब बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो ये सारी चीज़ें समझाते हैं एमएड वाले विद्यार्थी बीएड वालों को, है ना, क्योंकि आप अध्यापकों को पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब सारे उद्देश्य दे रखे हैं। हम आपसे इतना कहेंगे कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एक बार ज़रा पूर्व प्राथमिक स्तर पर। देखो, पूर्व प्राथमिक स्तर का मतलब यह है कि अभी बच्चा प्राथमिक कक्षाओं में नहीं आया है, यानी 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं उसमें अभी विद्यार्थी नहीं है। तो 1 से 5 तक की कक्षाओं नहीं, तो इससे पहले की कक्षाओं में होगा, यानी कि नर्सरी में है, एलकेजी में है, यूकेजी में, इन सारी चीज़ों में, जिसे कहते हैं बाल वाटिका, ठीक है। क्या कहते हैं? बाल वाटिका, है ना। आंगनवाड़ी में जैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो बाल वाटिका ही तो है, जहाँ बालक खेलते कूदते हैं, खूब सारी कॉपियों को फाड़ देते हैं, खिलौने से खेलते हैं, ये सारी चीज़ें उसी में तो आती हैं, ठीक है। तो जब अध्यापक पूर्व प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो, तो उस अध्यापक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, यानी कि अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या कैसे होने चाहिए, वो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को कैसे समझाएगा, या उनके विषय में बात की गई है। तो देखो, यहाँ बच्चा बहुत छोटा सा है ना, बच्चा यहाँ पर बहुत छोटा है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में प्रवेश की जो एज है ना वो 6 साल है, यानी कि फर्स्ट क्लास में बच्चा कब आएगा? जब वो 6 साल का होगा तब। ओके, तो 6 साल से पहले तक जो पढ़ रहा है बच्चा, क्योंकि 3 साल में उसने स्कूल में बाल वाटिका में प्रवेश किया, फिर 3 और 4-5 यहाँ रहा वो, ठीक है। तो अब भैया 6 साल से छोटा बालक है, आप उसे समझा रहे हो तो मारोगे तो हो नहीं, प्यार से तो समझाओगे। तो इसमें टीचर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल फैमिलियर रहे बच्चों से, प्यार करे बच्चों से, है ना। ऐसा हो, उनके समझे कि बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, बच्चे को क्या परेशानी है, बच्चा किस चीज़ से खुश है, बच्चा किस चीज़ से दुखी है, ऐसा टीचर होना चाहिए प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पूर्व प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ देखा है, अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है, ठीक है। किस पर? पूर्व प्राथमिक स्तर पर। और ये किसने किया है? ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें दे रखा है। पहला पॉइंट देखिए, बालकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, सौंदर्यानुभूतिपरक और भाषागत विकास को बढ़ावा देने हेतु अध्यापकों को तैयार करना, ठीक है। यानी कि छोटे बालक है ना, देखो कहते हैं कि बच्चों का माइंड लगभग 6 साल की उम्र तक 85% डेवलप हो जाता है। जब बच्चा 6 साल का होता है ना, तो 6 साल की उम्र तक बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो 85% विकास हो जाता है इस माइंड का। तो ये एक अवस्था ऐसी होती है अर्ली चाइल्डहुड की और चाइल्डहुड की,
कि भैया इसमें आप बच्चे को जैसा माहौल दोगे, जैसा आप पढ़ाओगे, जैसा आप समझाओगे, वैसा ही बच्चा उसे सीखेगा, समझेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए इस टाइम बच्चे को बहुत अच्छी तरह पढ़ा दो, बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझा दो, उसके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ठीक कर दो बस, तो मज़ा आ जाता है। फिर वो बच्चा आगे चल के बहुत हिसाब से काम करता है और समझदारी के साथ रहता है। ठीक है, तो पूर्व प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के इन सारी चीज़ों का विकास करे। ठीक है, उनकी जैसी भाषाएं, जैसे भी शब्द हैं, उसके तोड़े मोड़े शब्द हैं, उनको बड़े प्यार से स्वीकार करे, प्यार से समझाए उन्हें, ऐसा हो टीचर। और उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, यानी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए अध्यापक। और हर एक को अंदर तो ये बात होती नहीं कि वो समझ जाए कि बच्चा क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। तो इसलिए तो टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चा ऐसे बैठा है तो ये सोच रहा होगा, बच्चा ये कर रहा है तो ये सोच रहा होगा, है ना। तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए उसे। ठीक, आगे देखिए, भावी अध्यापकों के मध्य सामाजिक संवेदनशीलता, बालकों के प्रति स्नेह तथा उनकी विशिष्ट प्रकृति के प्रति श्रद्धा का विकास होना चाहिए। यानी बालकों को आपको प्यार से ही रखना है बालकों को। ठीक है, और बच्चों की देखभाल के प्रति भी उसके बारे में उसके अंदर समझ होनी चाहिए कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि आप छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको देखभाल आनी चाहिए। ये बात कौन बताएगा? ये बात एमएड वाले विद्यार्थी बीएड वालों को समझाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उन्हें बालकों की देखभाल आनी चाहिए और क्या, उसमें आत्मसंकल्पना, सृजनात्मकता और अन्वेषण की प्रकृति को विकसित करने के लिए तैयार करना चाहिए बालकों को, है ना। कि बेटा आप खोज करके सीखो, सृजनात्मक क्रिएटिविटी करो, कुछ मतलब सीखो, कुछ क्रिएटिव करो। बच्चे आजकल छोटे छोटे बालक बड़े बड़े होशियार हैं, बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं, ऐसे चीज़ें बना के तैयार कर देते हैं कि बड़े बड़े लोगों पर नहीं बन पाती हैं, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को तो आगे बढ़ाना है, बच्चों की यही एबिलिटी तो आगे बढ़ानी है। तो ये बढ़वाएगा कौन? ये टीचर ही तो बढ़वाएगा। तो इस तरह से ऐसा टीचर होना चाहिए जो बच्चों की जो सृजनात्मकता है ना उसको बढ़ावा दे, जो उसकी अन्वेषण की प्रकृति उसको बढ़ावा दे। ठीक है, और देखिए, संसाधन सामग्रियों के चयन, निर्माण में उपयोगिता में इसमें सहायता प्रदान करें, स्थायी संसाधन में संलग्नता और ये सारी चीज़ें इसमें तैयार रखें। ठीक है, वैज्ञानिक व तकनीकी साक्षरता के आधारभूत तथ्यों के साथ परिचय प्रदान करना। ये क्या है? ये शिक्षा, अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य हैं ये। ठीक है, उद्देश्य क्या क्या है? एक तो यही है कि वैज्ञानिक और तकनीकी साक्षरता के आधारभूत तथ्यों के साथ परिचय प्रदान करना, और क्या, बालकों के लिए खेल, संगीत, गीत, साहित्य आदि के भंडार को समृद्ध करना। अब बच्चा जैसा खुश रहता है उसे वैसे खुश रखना चाहिए। टीचर का सबसे बड़ा मुख्य कर्तव्य यही है। ओके, और क्या है इसमें? अभिप्रेरणात्मक वातावरण का सृजन कर सके जिसमें उसकी शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास समुचित ढंग से हो सके। किसका? बच्चे का। तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट बना देना चाहिए कि बच्चा जिस तरह से खुश रह पा रहा है, जिस तरह से उसकी अभिप्रेरणा का, उसकी क्रिएटिविटी का, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे भी हो पा रहा है, टीचर उसे करवाए, है ना। उसके जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट, उन सबको करवाए, टीचर तैयार रहे उन सब के लिए। ऐसा होना चाहिए टीचर पूर्व प्राथमिक स्तर पर। और अब आते हैं प्राथमिक स्तर पर अध्यापक कैसा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं वो यहाँ पर बात करिए। तो भैया अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, अब पहली क्लास में प्रवेश किया है, बोले तो वो 6 साल का हो गया। ठीक है, 6 साल का वो हो गया। तो अब बच्चा कक्षा 1 से वो बच्चा 5 तक की कक्षा तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर टीचर कैसा कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए भी एनसीटीए ने अध्यापक शिक्षा के अनेक उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब बच्चे की जितनी शक्तियों पर अभी आप ध्यान दे रहे थे, जितने विकास पर आप ध्यान दे रहे थे, ध्यान तो अब भी आपको पूरा देना है, क्योंकि बच्चा भी इतना बड़ा नहीं है कि सारे काम अपने आप कर सके। आपको एक सुविधादाता बनना है उसका, आपको एक सुविधा प्रदान करनी है उसको, आपको गाइडेंस देना है बालक को, है ना। लेकिन बालक को खुद करने देना है सारे काम आपको। तो जब वो गलत कर रहा है, परेशानी हो रही है उसे किसी चीज़ में, पहले तो उसे गलत कर लेने दो, उसके कुछ समय बाद उसे सही करवाओ। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिया है सबको, तो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ सब हाईलाइट कर रखे हैं, जो पॉइंट हैं जो ज़रूरी लगे हैं तो आप पढ़ लेना, आपको एक बार में समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, जैसे आपने ये पढ़ा ना, पूर्व प्राथमिक स्तर पर कैसा हो, प्राथमिक स्तर पर कैसा हो, तो अब इसके बाद माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कैसा हो, अध्यापक का शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वो सब आगे भी दिया गया है।
तो देखो यहाँ एक एक बार पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा, कोई भी स्पेशल इसमें बात नहीं है। ठीक है, नहीं आए तो कोई पॉइंट नहीं आए समझ में तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, चूँकि बच्चा अभी प्राथमिक स्तर पर है तो थोड़ा सा तो बड़ा हुआ है ना, अब खेल कूदने ज़्यादा लगा है, शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देने लगा है, तो टीचर को भी चाहिए कि बच्चों को खेल कूद के माध्यम से सारी चीज़ सिखाता चला जाए, ऐसा हो। उनके जो एक्शन रिसर्च है ना, जो क्रियात्मक शोध वगैरह है ना, उस पर भी ध्यान दे वो। ठीक है, और नई नई चीज़ों के लिए उन्हें ऐसा कर दे कि बच्चे नई नई चीज़ें करना शुरू कर दें, क्रिएटिव माइंडेड रखें बच्चे, ऐसा हो जाए। अब देखिए आगे, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो माध्यमिक स्तर बोले तो 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक। ठीक, तो यहाँ पर अब बच्चा और बड़ा हो गया है। अब बच्चा जब 6 साल का हो जाता है या उससे बड़ा हो जाता है तो वो समझने लगता है सारी बातें, वो अपने आप में अपने आप से प्रेम करने लगता है ना, ऐसा होता है कि, और सोचता है कि मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ, खुद को बड़ा सुंदर समझता है वो बच्चा, छोटा सा बालक। तो यह अब बच्चा यहाँ आकर थोड़ा समझदारी की ओर बढ़ रहा है, और जब वो समझदारी की ओर बढ़ रहा है तो आपको उसे और समझदार बनाना है, उसको खुले विचारों से जीने देना है। उसे कहना है कि बेटा जो तुम्हारा मन हो सो तुम करो, उसे कहना है। ठीक है, तो क्या है, देखिए यहाँ पर क्योंकि बच्चा कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर अब उसके माइंड में जो कैलकुलेशन है ना, वो अमूर्त रूप लेगी, यानी अब मूर्त चीज़ दिखाकर उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, अब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखेगा अब वो, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, सब दे रखा है इसमें कि सृजनशील चिंतन के लिए बच्चों को प्रेरित करे टीचर, ऐसा होना चाहिए। परामर्शदाता के रूप में उनका ध्यान रखे, ऐसा होना चाहिए। कक्षागत परिस्थितियों में जैसी भी कक्षा में परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कभी झगड़े वाली परिस्थिति होती है, कभी प्यार वाली परिस्थिति होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में बालकों को कैसे संभालें और कैसे समझाएं, किस तरह उनको बालकों को उस हिसाब से वहाँ रहने के लिए तैयार करें कि बेटा ये स्थिति आती ही आती हैं। क्योंकि कक्षा 6 से 10 तक के जो विद्यार्थी होते हैं वो एडोलसेंस में भी एंट्री मार देते हैं, है ना, वो किशोरावस्था की ओर भी प्रवेश कर जाते हैं, और इस एज में बच्चों को बहुत डर लगता है अपने फिजिकल चेंज से, अपने और भी चेंजेस जो होते हैं, उनके जो मन में बड़े बड़े तनाव आते हैं, है ना। तो इस टाइम टीचर को बच्चे का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसी टाइम ऐसा होता है कि बच्चे बहुत गलत संगतियों में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि यहीं पर आकर इस स्टेज में आकर 6 से 10वीं साल तक के 6 से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के भीतर ऐसा हो जाता है कि उनके जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप हो जाते हैं, है ना, किशोरावस्था में होने लगते हैं ना 10-11 साल से ही, और फिर अट्रैक्शन अलग होता है उनका एक दूसरे के प्रति, लड़का का लड़की के प्रति, लड़की का लड़के के प्रति अट्रैक्शन होता है। और तो और बच्चों के मन में ये बात आ जाती है कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो सबसे अच्छा है, तो वो बच्चा ये चाहता है कि मेरे परिवार वाले भी मेरी बात को ही माने, वो बच्चा यही चाहता है, इसलिए अपने हिसाब से काम करता है। और तो और वो अपने यार दोस्तों की ज़्यादा मानता है, फैमिली की ज़्यादा बात नहीं मानता। इसलिए इस स्टेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को ऐसा होना चाहिए कि वो उन विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्रेंड की तरह समझे, और वो बच्चे भी अपने टीचर को फ्रेंड की तरह माने और अपनी सारी बात शेयर कर दें। क्योंकि यदि बच्चे अपनी मन की बात शेयर नहीं करते ना, तो वो गलत जगह से गलत संदेश ले लेते हैं बच्चे, और गलत संगत में संगत के शिकार हो जाते हैं। आपने देखा है बहुत से स्कूलों के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के पीछे खड़े हो गया कहीं और, आपने वीडियो देखे होंगे बहुत सारी कि छोटे छोटे बालक बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। भाई क्या मतलब है भाई, स्कूल की यूनिफॉर्म में बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, क्या है ये, स्कूल तो सिखाता नहीं कभी ऐसे बुरे काम, है ना। लेकिन चूंकि वो किशोरावस्था में प्रवेश कर गए हैं, अब उनकी मानसिकता थोड़ी बदली, यार हम बड़े हो रहे हैं, चलो ये शौक करके देखते हैं, या फिर किसी यार दोस्त ने या किसी बुरी संगत ने उनको ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। तो बच्चे उसमें जैसे इस अवस्था में ढल जाते हैं उन गलत कामों में, तो आगे चल के वो गलत ही बन जाते हैं। इसलिए इस टाइम पर ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में उन बच्चों के व्यवहार को खोजे, जो वास्तव में बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करे, जो वास्तव में बच्चों को अपना मित्र माने, मित्रवत संबंध रखे, और उनके मन की सारी बात बड़े प्यार से पूछ ले और बच्चों को एक सही गाइडेंस दे सके, ऐसा टीचर होना चाहिए। तो इस अवस्था में तो सबसे ज़्यादा टीचर की आवश्यकता पड़ती है। ओके, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये किशोरावस्था वाली बात जो होती है, इसमें बच्चों को बहुत संभालना होता है। ओके, आगे देखिए, अब उच्चतर माध्यमिक की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। जो 11 और 12 के विद्यार्थी हैं अब वो समझदार हो गए,
इतने समझदार हो गए कि उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब भी दिक्कत तो अब भी है, क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ता है। लेकिन अब वो इतने समझदार तो हैं, खुद को बड़ा मानने लगे हैं कि भाई हम बड़े हो रहे हैं, हमको गलत काम नहीं करना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और हम समाज के ही हिस्से हैं, और समाज का हिस्सा होने के साथ हम लोगों को यहाँ के नियमों का भी पालन करना है। लेकिन जो नियम सही है उसका पालन करना है, जो सही नहीं है उसके बारे में आवाज़ उठानी है। तो यहाँ विद्यार्थी ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ के लिए भी टीचर ऐसा होना चाहिए जो सही सुझाव दे सके बच्चों को, उनकी लाइफ से रिलेटेड सही सही बातें बता सके, उन्हें भटकाए नहीं, ठीक है, और वो यदि कुछ गलत करने जा रहे तो उन्हें समझा दे। यहाँ पर भी टीचर ऐसा होना चाहिए। ओके, तो आप ये पढ़ लेना, ये पूरा लिखा हुआ है इसमें, और स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलिए, यहाँ पर वही दे रखा है अभी जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग, कि सीनियर सेकेंडरी में कैसा होना चाहिए, अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यहाँ पर अमूर्त सृजनात्मक आलोचनात्मक चिंतन की प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए, ठीक है, किसके, बच्चों की प्रवृत्ति को और शैक्षिक रुचि व मूल्यों को समृद्ध करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी किसमें, एक अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य था, किसमें, प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब चौथा प्रश्न देखिए, देखो स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो एक बार, है ना, पढ़ने के बाद, जिससे आप फिर घर बैठ के भी आराम से पढ़ पाओ। चौथा प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर, देखो प्रश्न तो आपको नजर आ रहा होगा ना, ये है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से अभिकरण हैं, उनमें से किसी एक के कार्य, दायित्व तथा शैक्षिक कार्यक्रम के विषय में चर्चा कीजिए। ये कह रहे हैं कि जो अध्यापकों को शिक्षा देते हैं ना, तो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे नेशनल लेवल पर बहुत सारे अभिकरण बनाए गए हैं, बहुत सारी ऐसे अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, बहुत सारे ऐसे आयोग बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसी परिषद बनाई गई हैं, काउंसिल बनाई गई हैं, अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, जो अध्यापक शिक्षा के विषय में विचार कर रही हैं। विचार क्या कर रही हैं, उनके अध्यापक को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं, क्योंकि अध्यापक जब तक स्वयं प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक वो विद्यार्थियों को ठीक से पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो अब टीचर्स एजुकेशन के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं, कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उनके विषय में ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं अध्यापक शिक्षा के ऊपर। तो यहाँ पर किसी एक के बारे में बताना है, किसी एक संस्था का बारे में बताना है जो नेशनल लेवल की है, और उसके कार्य बताने हैं, उसके दायित्व बताना है, उसके शैक्षिक कार्यक्रम के विषय में चर्चा करनी है, ठीक है। आई होप आप प्रश्न समझ गए होंगे। चलो चलते हैं हम लोग। तो आपको पता ही है कि टीचर एजुकेशन के लिए यूँ तो बहुत सारी संस्थाएं हैं नेशनल लेवल पर, लेकिन यहाँ जो मुख्य रूप से चर्चा की गई है वो की गई है किसकी, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण हैं तो इतने सारे। ये देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, है ना, दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, थर्ड है राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान यानी कि NIEPA, नीपा बोलते हैं इसे, फोर्थ है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद संस्थान यानी कि ICSSR, ओके, पांचवा है शिक्षा में विकसित अध्ययन केंद्र या CASE, छठवां उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र, और सातवां है NCTE। तो इन्होंने चूँकि ये कहा है कि अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड जो जितनी भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें से किसी एक के बारे में चर्चा करिए आप, है ना। तो हम इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। एक कौन सा लिया है इसमें, यहाँ पर एक लिया है NCTE, जो वास्तव में अध्यापक शिक्षा के लिए ही बनकर तैयार हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। तो NCTE को यहाँ पर लिया हुआ। NCTE के जो कार्य हैं, जो उसके उत्तरदायित्व हैं और उसके जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं अध्यापक शिक्षा के लिए, तो यहाँ पर उन्हें बताया गया है। आप देखिए NCTE क्या क्या करती है, ठीक है। NCTE मतलब क्या, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। देखिए अच्छा बनी का तो पढ़ लेते हैं इसको, यहाँ से देखिए, यहाँ से कोठारी आयोग, देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE कोठारी आयोग 1964-66 के द्वारा अपनी संस्तुति में शिक्षा के स्तरोन्नयन का दायित्व पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार पर है, ठीक है। देखो शिक्षा का जो विकास करना है ना, शिक्षा का या अध्यापक शिक्षा का जो विकास करना है उसका उत्तरदायित्व किस पर है, सरकार पर है,
इसलिए सरकार ने क्या किया, इसलिए सरकार ने शिक्षा मंत्रालय से कहा कि भैया तुम ऐसा करो कि अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, अध्यापक शिक्षा को ठीक करने के लिए आप किसी एक ऐसी अथॉरिटी को बनाओ, कोई एक ऐसी काउंसिल बनाओ, कोई ऐसी समिति का निर्माण करो जो अध्यापक शिक्षा के विषय में सही से चर्चा कर सके। अध्यापकों को किस किस चीज़ की कमी है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें किस चीज़ से परेशानी है, किस चीज़ में कठिनाई है, किस चीज़ में उन्हें सुविधा है, वो सारी चीज़ हमारे सामने लेकर आए। ऐसी कोई संस्था का निर्माण करो। और जैसे ही ये बात कही तो इस बात को शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया, और शिक्षा मंत्रालय ने जब स्वीकार किया तभी उन्होंने 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी। कब हुई थी? एनसीटी की स्थापना 1973 में हुई। ठीक है। अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कोठारी आयोग ने ये कहा था कि भैया आज के टाइम में ना कोई भी लोग शिक्षक बनना नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षक की ओर से उनका मन मुड़ा हुआ है। अच्छा, आप इसे छोड़ो, आप सोच के देखो, लगभग 20 साल पहले ऐसा था, 20 साल पहले या 10-12 साल पहले ही देखो, बहुत सारे लोग टीचिंग नहीं करना चाहते थे। किसी से कहते थे भैया बीएड कर लो, तो अरे यार बीएड कौन करे, खाम खा टाइम बर्बाद, बीएड वाले पड़े रहते हैं रास्ते में, होता जाता कुछ है नहीं, जॉब मिलती नहीं कहीं, कौन करे बीएड, क्या ही होगा बीएड करके, कहते थे ना। क्योंकि शिक्षा की ओर झुकाव नहीं था, क्योंकि वो जो बीएड करे हुए विद्यार्थी थे ना, उनको जॉब मिलती नहीं थी, और जॉब नहीं मिलती थी इसलिए तो परेशान रहते थे कि क्या होगा ये बीएड कोर्स करके, क्योंकि जॉब तो हमको मिलनी नहीं इस चीज़ से, और पैसा भी इतना था नहीं, मतलब कुछ साल पहले की बता रहे हैं, काफ़ी साल पहले की। तो इस वजह से झुकाव नहीं था ज़्यादा, टीचिंग के लिए झुकाव नहीं था लोगों का। सब कहते हैं यार कौन करे टीचिंग, इससे बढ़िया तो बैंक में लग जाओ और कहीं भी लग जाओ, पर टीचिंग ना करो, बड़ा बेकार जॉब है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या, शायद आपको हमारी बात सही ना लगे, लेकिन यह ऐसा हमने देखा है कि आज भी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बीएड कर रहे हैं। उनसे पूछा है कि बीएड क्यों ही कर रहे हो बताओ, तो एक जवाब देते हैं कि सपना तो कुछ और देखा था हमने, हम तो चाहते थे कि बैंक में जाएं, कुछ कहते हैं हम चाहते आईएएस बने, कुछ कहते हैं कि हम चाहते थे पीसीएस बने, लेकिन क्या करें, मेहनत की, उधर नंबर नहीं आया, इसलिए सोचा यार कुछ तो अपनी बैक तैयार हो जाएगी, कुछ तो बैकबोन तैयार हो जाएगी, तो बीएड ही कर लेते हैं। क्योंकि बीएड कर लेंगे तो टीचिंग तो कर ही लेंगे, इतना पढ़ने के बाद भी कोई जॉब ना की तो क्या ही मतलब रहा कुछ पढ़ने का ना, तो इसलिए हम बीएड कर रहे हैं। तो अधिकतर बच्चे ये बात कहते हैं आज के टाइम में। अब आप क्यों कर रहे हैं वो आप खुद बताना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कि आप बीएड क्यों कर रहे हो या एमएड क्यों कर रहे हो। ओके, कमेंट करके बताना। तो यहाँ क्या था, कोठारी आयोग ने जब देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शिक्षकों की स्थिति दयनीय है थोड़ी सी, है, क्योंकि शिक्षकों को वो सारी सुविधा नहीं मिल पा रही हैं जो जिसके वो हकदार हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए ये करना चाहिए कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहले शिक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा। शिक्षक का स्तर इन द सेंस कि उनका मानसिक विकास करना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा, और उनको भी प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ये सब था, ठीक है। तो जब कोठारी आयोग ने कहा तो सरकार को लगा कि वास्तव में कुछ करना चाहिए, तो अब सरकार ने कहा कि भैया ठीक है, चूँकि शिक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है ही, तो हम ये कहते हैं कि आप एक अथॉरिटी का एक समिति का निर्माण करो, एक आयोग बनाओ, और वो आयोग पूरी बातें हमें बताएगा। किसके विषय में? अध्यापक शिक्षा के विषय में, अध्यापक को जितनी परेशानियाँ उसके विषय में सारी चीज़ हमको बताएगा। तभी एनसीटी की स्थापना हुई थी, कब? 1973 में, याद रखना इस बात को। ओके। अब जब एनसीटी की स्थापना हो गई तो देखो, जो एनसीटीई है ना, एनसीटी ये जो है ना, ये सबसे पहले ऑटोनोमस बॉडी है, ध्यान रखना। ये मतलब अपने हिसाब से चलने वाली संस्था है, स्वायत्त प्रदान है इसको। ये नहीं कि सरकार को कोई दबदबा हो सरकार का, ऐसा नहीं है इस पर, ठीक है। ये पूरी तरह से ऑटोनोमस बॉडी है, अपने हिसाब से अपने रूल बनाती है, अपने हिसाब से रूल का इम्प्लीमेंटेशन करती है, और सारे काम अपने हिसाब से कर सकती है। लेकिन इसका जो मुख्य काम है वो अध्यापक शिक्षा के विषय में, अध्यापक शिक्षा को ऊंचा उठाने के विषय में बात करती है। ये एनसीटी कहाँ पहुँचाती है? सरकार को पहुँचाती है, और फिर सरकार उनको देखकर उनके हिसाब से जो ठीक लगता है उस काम को करती है। ओके, तो एनसीटी का स्थापना इसलिए की गई थी। अच्छा, और क्या करती है? और ये करती है, यहाँ देखिए, इस परिषद को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान है, परंतु इसको केंद्र द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है तो ये ऑटोनोमस बॉडी, लेकिन इसको चलाने के लिए पैसा कौन दे रहा है?
सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, और राज्यों को अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु अनुदान देने का अधिकार प्राप्त है। किसको? इसी को। ठीक है, अनुदान कौन देता है? राज्य देती है, राज्य देते हैं अनुदान। और ये जो एनसीटी है ना, ये केवल बातें बताती है कि ऐसा है वैसा है, और इनको पैसे भी मिलते हैं केंद्र सरकार के द्वारा अपनी संस्था चलाने के लिए, लेकिन ये अपने नियमों को खुद बनाती है, खुद समझाती है, ठीक है, और आगे बढ़ाती है। ये है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, समझ जाना थोड़ा ठीक है। और ये ज़रूर बताना कि आप लोग बीएड क्यों किए हो, मतलब बीएड क्यों कर रहे हो, जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं, एमएड क्यों कर रहे हो जो एमएड वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, बताना सोच कर। चलिए देखिए, अब यह एनसीटी के कार्य एवं दायित्वों के बारे में बताया गया है। तो एनसीटी क्या क्या करती है? देखिए, केंद्रीय तथा राज्य प्राथमिक स्तर तथा महाविद्यालय स्तर सभी स्तरों की अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करना। एनसीटी क्या करती है? ये अध्यापक जो शिक्षा व्यवस्था है ना, उसका निरीक्षण करती है। ठीक है, निरीक्षण करना, विकास करना, और उसमें सुधार हेतु साधनों का सुझाव प्रदान करना। किसको? सरकार को। ये काम है एनसीटी का। क्या करना? अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का पहले तो निरीक्षण करते हैं, कैसी व्यवस्था चल रही है। दूसरा, यदि उसमें कुछ कमी है तो उसका विकास करना, है ना, और उसके साथ साथ सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए उसके बारे में सरकार को बताना, सुझाव देना। ठीक है, ये सारे काम इसके होते हैं। और क्या है इसका काम? ये देखिए, केंद्र सरकार के समक्ष अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु योजनाओं को बनाना, मतलब सारी चीज़ें हैं, योजनाओं को बनाना, सुझाव देना, और सुविधाओं के संदर्भ में जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की क्रिया हैं वो सारे कार्य करवाना, है ना। निरीक्षण, मूल्यांकन, विकास, प्रचार, प्रसार, सब कुछ करना है इसका काम। किसके स्तर पर? अध्यापक शिक्षा व्यवस्था के स्तर पर। ठीक है, अध्यापकों के लिए बात है। अब आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें क्लियर मेंशन है, क्लियरली देख लीजिएगा। अच्छा, और देखिए अब एनसीटी के शैक्षिक कार्यक्रम क्या क्या हैं, तो देखिए, सबसे पहला शैक्षिक कार्यक्रम बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम के संचालन पर रोक। अब देखिए इसको पढ़ के एक बार। बीएड का स्तर निश्चित रूप से गिरता जा रहा है, देख रहे हो। अब इसलिए तो गिरता जा रहा है, हम अपनी खुद को बता रहे हैं आपको खुद को, कि देखिए आज से 10-12 साल पहले जब हम थोड़े छोटे थे, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़े से छोटे थे, तो जो लोग बीएड करते थे ना, तो उन्होंने हमसे कई बार कहा कि आप बीएड कर लो, बीएड कर लो। हमने कहा भाई कौन करे बीएड? बीएड वाले 1 लाख लोग वैसे बैठे हैं, उनको नौकरी तक नहीं मिलती, कौन करे बीएड? क्या होगा बीएड करके यार? तो बीएड तो बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब ही नहीं करने का। अरे हम खुद कहते थे इस बात को, क्योंकि बीएड का स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते हैं जॉब पाने के लिए, बीएड से जॉब नहीं मिली, इसलिए कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा था बीएड, है ना। अभी तो ये शायद 3-4 सालों में इतना बड़ा क्रेज़ बढ़ गया है बीएड का, बहुत बड़ा क्रेज़ बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो पहले कोई क्रेज़ नहीं था इसका, 10-12 साल पहले कोई क्रेज़ नहीं था ज़्यादा, बस लोग पढ़ लिया करते थे, हाँ चलो पढ़ लिया हो गया। लेकिन अब बहुत बढ़ गया, क्योंकि नौकरी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आजकल ना शिक्षकों को, इसलिए अब थोड़ा दबदबा बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखिए इसके शैक्षिक कार्यक्रम क्या हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं, देखिए बीएड का स्तर निश्चित रूप से नीचे गिरता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री केएल श्रीमाली ने केंद्र सरकार को 31 अगस्त 1981 को बीएड पत्राचार को बंद करने हेतु एक प्रतिवेदन किया था। इन्होंने कहा बीएड पत्राचार को भैया बंद कर दो, है ना, ये काम कहा था उन्होंने। और क्या? व्यवसाय आचरण संहिता। देखिए, व्यवसाय आचरण संहिता नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत अध्यापकों के लिए आचरण संहिता विकास हेतु कार्यशाला की व्यवस्था की गई। मतलब ये है कि भाई आप टीचर बनने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपका चरित्र सुंदर होना चाहिए। आप टीचर बनने हो, या आपका प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोफेशन है आपका, क्योंकि आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोफेशन में आए हो, आप टीचिंग में आए हो, तो भैया टीचिंग में तो आए हो, लेकिन सबसे पहले आपको चरित्र को पवित्र रखना पड़ेगा। आपके चरित्र में पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप नैतिक नहीं हो, आप चरित्र से पवित्र नहीं हो, तब तक आप अच्छे टीचर हो ही नहीं सकते। इसलिए आचरण संहिता यहाँ पर लाई गई कि, और देखो वास्तव में सच बताएं, टीचर को लोग बहुत मानते हैं ना, लेकिन यदि टीचर कुछ गलत काम कर जाए तो सारा समाज का नाम कलंकित हो जाता है। टीचिंग एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और भविष्य का निर्माण करने वाला एक जॉब है टीचिंग। लेकिन टीचिंग के क्षेत्र में भी लोग रहते हैं, और टीचिंग के क्षेत्र में रहकर भी यदि कोई गलत हो जाता है तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात है उसके लिए, क्योंकि टीचर तो भविष्य का निर्माण करता है, और ऐसे दुष्ट यदि भविष्य का निर्माण करने लगे तो भविष्य कहाँ जाएगा? गर्त में ही तो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये होना ही चाहिए
कि जो टीचर का जो आचरण हो ना पवित्र हो, वो बहुत आवश्यक है। आगे देखिए, अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा। तो यहाँ पर अप्रोच पेपर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, किसके लिए? अध्यापक शिक्षा के लिए, ओके, 1976 में। यहाँ पर क्या किया था? अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा थी, जो करिकुलम था ना, कि अध्यापकों की शिक्षा किस तरह दी जाए, तो यहाँ पर वो अप्रोच पेपर प्रस्तुत किया गया था, ठीक। आगे देखिए, अध्यापकों की सामाजिक तथा व्यावसायिक भूमिका। अब भाई टीचर हो तो समाज में तो रहते हो, क्योंकि आपके सामने एक समाज के नहीं अनेक समाज के बालक बैठे होते हैं। कोई किसी समाज का है, कोई किसी समाज का, कोई किसी संस्कृति का, कोई किसी संस्कृति का है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना वहाँ पर। तो अध्यापकों की सामाजिक और व्यावसायिक भूमिका कैसे होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर बात की गई कि कश्मीर में एक सेमिनार हुआ जिसमें अध्यापकों के उत्तरदायित्वों पर विचार विमर्श किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इस प्रकरण को महत्व दिया। तो इसे पढ़ लेना आप। यहाँ लिखा अध्यापकों हेतु, यहाँ से देखिए, अध्यापकों की भूमिका हेतु मद्रास में सन 1987 में कार्यशाला व्यवस्था की गई। इस प्रकरण पर कश्मीर में एक सेमिनार हुआ, ठीक है। तो यहाँ यही सारी बात की गई है कि इनके अध्यापकों की सामाजिक और व्यावसायिक भूमिका कैसी होनी चाहिए, ये बात इसमें कही गई थी। अब देखिए, भावी कार्यक्रमों का प्रस्ताव। एनसीटी कुछ कार्यक्रम भी कराती है। कौन कौन से कार्यक्रम कराती है, ये देखिए। सबसे पहले अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, और ये 4 वर्षीय कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी होगा। और प्रवेश के लिए, जैसे आप अध्यापक शिक्षा में प्रवेश कर रहे हो, आप टीचिंग जो ट्रेनिंग है, टीचिंग की ट्रेनिंग है, उसमें आप एंट्री मार रहे हो, तो भैया आपके पास उसके प्रवेश के लिए आवश्यक मानदंड होने ही चाहिए। और वो मानदंड क्या क्या होंगे, इसका निर्धारण एनसीटी करती है, ओके। अब ये सब वही दे रखा है जो अभी आपको बताया है, इसे पढ़ लेना आप। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लेना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। चलिए, ये देखिए, अभी आपने देखा कि अध्यापक शिक्षा क्यों ज़रूरी है, और अध्यापक शिक्षा के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनी जिन्होंने अध्यापक शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात कही। तो उनमें हमने एक संस्था देखी जिसका नाम है एनसीटीई, वो हो गया। अब देखिए, अब यहाँ दे रखा है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। यहाँ क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो आपको याद होगा कि इसी माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक दूसरा और नाम था। क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, ओके। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि हम कल भी आपको बता ही चुके थे कि जब राधा कृष्ण आयोग बना था, कब बना था राधा कृष्ण आयोग, याद है आपको? स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद बना था। कौन सी डेट थी वो, 1948, 49, ये थी या कुछ और थी, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फिर उसने भी ये कहा था कि भैया आप विश्वविद्यालय में भले ही बालकों को एडमिशन दे दो, लेकिन जब तक माध्यमिक शिक्षा ठीक नहीं होगी बच्चों की, तब तक विश्वविद्यालय में आकर भी वो क्या कर लेंगे भाई, तो पहले आपको इंटर लेवल की पढ़ाई बढ़िया करवानी पड़ेगी बालकों को। जब उनका ये इंटर लेवल की पढ़ाई अच्छी होगी, बेस क्लियर होगा, तभी तो जाकर वो ग्रेजुएशन अच्छी तरह कर पाएंगे, है ना, तभी तो कर पाएंगे। तो उन्होंने यही बात कही थी। और अब ये जो पहले तो राधाकृष्ण आयोग ने बात कही थी क्योंकि विश्वविद्यालय आयोग था, लेकिन अब उसके जस्ट बाद, मतलब कुछ समय बाद ही 52-53 में एक और आयोग बन गया जिसका नाम था मुदालियर आयोग। चलो हमने नाम बता दिया, जिसे कहा गया माध्यमिक शिक्षा आयोग। उसने अब माध्यमिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया। और सच कहें तो एक ये आयोग ऐसा था जो वास्तव में अपने कार्यों को कर पाया, जिसने अपने समस्त कार्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया, इम्प्लीमेंटेशन किया उनका, और बढ़िया तरह से जो ये उद्देश्य थे ना इसने उन उद्देश्यों की पूर्ति की। बच्चों के, चाहे वो चरित्र निर्माण की बात हो, चाहे अनुशासन की बात हो, चाहे कुछ भी हो, इन्होंने हर बात पर जोर दिया और हर काम को पूरी तरह से इन्होंने किया। अब देखिए, यहाँ दे रखा है माध्यमिक शिक्षा के गुण क्या क्या थे। तो देखिए, पहला देखिए, माध्यमिक शिक्षा के गुण क्या कहते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा की नवीन अवधारणा में व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा। अब माध्यमिक शिक्षा की नई अवधारणा तो थी, इससे पहले तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में कोई कुछ करना ही नहीं चाहता था। राधाकृष्ण आयोग ने कहा भले ही था, लेकिन वो पूरी तरह से कुछ काम तो नहीं कर पाए थे ना इसके विषय में। लेकिन उनके ही समिति में एक जो थे मुदालियर, उन्होंने ये काम कर दिखाया, ओके। तो ये पहली संकल्पना ही थी माध्यमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा की नवीन अवधारणा व व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। दूसरा क्या,
शिक्षा के व्यापक उद्देश्य, कौन शिक्षा? माध्यमिक शिक्षा के व्यापक उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए? कैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक और नैतिक विकास, सब यानी सब चीज़ का विकास होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम के विविधीकरण तथा द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास, यानी कि पाठ्यक्रम के विविधीकरण द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास। यानी कि आपका जो करिकुलम है ना, आप जिस करिकुलम के हिसाब से बालकों को पढ़ा रहे हो, तो भैया वो करिकुलम भी ऐसा हो जो बच्चों को यथार्थ का ज्ञान कराए, ऐसा होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो लोग थे ना, उन्होंने ऐसा ही किया, बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें प्रस्तुत की जिससे उनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। और अब भी चल रहा है खैर माध्यमिक शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी तरह से। तभी तो इंटर हाई स्कूल को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि यदि आपने हाई स्कूल इंटर कर लिया तो काफ़ी हद तक आप मैच्योर हो गए हो, आप समझदार हो गए हो। ओके, आगे देखिए, इसी में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये भी कहा कि भैया हम लोग बहुत सारे स्कूल खोलेंगे, इंटर लेवल तक के बहुत सारे स्कूल खोलेंगे हम, जिसमें बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उन्हें समझदार बनाएंगे, और वो अपने हिसाब से काम कर पाएँ, उन्हें ऐसा बनाएंगे, उन्हें जीवन जीने के लिए तैयार करेंगे। तो इस माध्यमिक शिक्षा के द्वारा, इस आयोग के द्वारा जब ये बात कही गई तो सरकार ने अनेक स्कूलों का निर्माण भी कराया, और गाँव में भी जहाँ जहाँ स्कूलों की ज़रूरत थी वहाँ अनेक स्कूल खुलवाए, जिसमें ग्रामीण बच्चे आराम से पढ़ पाए, क्योंकि ग्रामीण बच्चे शहर तक जाते हैं, उन्हें होती है परेशानी बहुत, इसलिए उनके आसपास क्षेत्रों में ही स्कूलों का निर्माण कराया। ठीक है, और ये जो बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा का जो माध्यम रहेगा ना, उसे मातृभाषा में रखेंगे हम, यानी मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रहेगा। इससे पहले जो राधा कृष्ण आयोग बना था वो भाषा के बारे में कोई बात नहीं कर पाया था। कोठारी आयोग ने भी भाषा के बारे में क्लियर बात नहीं करी थी, है ना, लेकिन इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्लियर कर दिया कि हम लोग शिक्षा का जो माध्यम होगा ना, जो स्टडी का माध्यम होगा ना, वो क्या मातृभाषा रखेंगे, मदर टंग रखेंगे। ठीक है, मदर लैंग्वेज रखेंगे, और ये अच्छा भी है। अब तो भाई मदर टंग पर मदर लैंग्वेज पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि 8वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही हो। ठीक है, आगे देखिए, चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल दिया इस आयोग ने, और शिक्षा की दशा में सुधार किया इस आयोग ने, शिक्षकों की दशा में सुधार किया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग से रिलेटेड। तो आप इनको एक बार देख लेना, आप एक एक लाइन पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और पढ़ते चले जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने और क्या क्या किया कि उन्होंने परीक्षा प्रणाली व मूल्यांकन में सुधार किया। उन्होंने कहा भैया कि परीक्षा, जो आपकी परीक्षा प्रणाली है ना, 3 साल में एक बार एग्ज़ाम करा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम हो टाइम टू टाइम। ठीक है, इन्होंने ये सब कहा, और उन्होंने ये कहा कि केवल आप निबंध लिखवा कर बच्चे को होशियार बनाना चाहते हो क्या? अरे भैया, केवल निबंध के द्वारा ही बच्चे की होशियारी प्रकट नहीं होती है, इसलिए उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दो उन्हें, वो ज़रूरी है। तो इन्होंने ऐसा कहा, और मूल्यांकन में भी इन्होंने सुधार करवाया। ठीक है, आगे देखिए, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन परामर्श पर बल। इन्होंने कहा कि भाई जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, चाहे वो बालक हो या टीचर हो, सबके लिए भैया अपने निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि विद्यार्थी हो या अध्यापक हो, किसी न किसी अड़चन में फंसी जाता है, तो उसे परामर्श और निर्देशन की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने इस बात पर भी बल दिया, जिसके लिए अलग अलग अथॉरिटियों का निर्माण किया गया, अथॉरिटीज़ बनाई गई, और जिससे उन अथॉरिटी कुछ बताया करती थी, परामर्श दिया करती थी, तो अध्यापक और विद्यार्थी सुना करते थे उस परामर्श को, और उसके हिसाब से फिर वो काम किया करते थे। ठीक है, तो मुदालिर आयोग ने इस बात पर भी बल दिया। आगे देखिए, निरीक्षण पर्यवेक्षण प्रणाली के संबंध में ठोस सुझाव दिए इन्होंने। ठीक है, निरीक्षण के संबंध में और पर्यवेक्षण के संबंध में, ठीक है, इंस्पेक्शन और सुपरवाइजन के, ओके, उनके संबंध में सुझाव दिए। आगे देखिए, स्त्री शिक्षा व सह शिक्षा के संबंध में सुझाव। अब स्त्री शिक्षा के लिए भी इन्होंने बात कही कि भैया ऐसा करेंगे कि पहले तो बालिकाओं के लिए अलग स्कूल खुलवाएंगे, और जहाँ जहाँ अलग स्कूल की आवश्यकता वहाँ अलग खुलवा देंगे, लेकिन जहाँ बड़ा स्कूल हो और केवल कुछ बालक ही पढ़ते तो उसमें ही बालिकाओं को भी हम एडमिशन देंगे। यानी कि को एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बात कही यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लड़कियों मतलब वुमेन एजुकेशन के लिए और को एजुकेशन की यहाँ पर इन्होंने बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़कों को बिल्कुल अलग पढ़ाएंगे, लड़कियों को बिल्कुल अलग पढ़ाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे हम, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लड़कियों का विद्यालय अलग भी होगा, और जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ लड़कों के साथ लड़कियों को पढ़ाया जाएगा, उन्होंने ये भी कहा। ठीक है, दोनों तरह की बात थी। आगे देखिए, व्यावसायिक शिक्षा का विकास।
अब हर बात शिक्षा के बाद सबके सामने एक ही बात आती है कि भाई पढ़ लिख कर क्या करोगे? सब कहते हैं नौकरी करेंगे या कोई व्यवसाय करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पर भी व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर बहुत जोर दिया गया है कि ऐसी पढ़ाई हो जो रोजगार परक हो। गांधी जी भी चाहते थे कि ऐसी शिक्षा हो जो रोजगार परक हो, रोजगार देने वाली हो, ऐसी शिक्षा हो। और ये माध्यमिक आयोग भी चाहता था, जिसने काफ़ी हद तक काम भी किया। ठीक है, ये थे इसके गुण। अब ये इसके दोष। तो दोष क्या क्या है भैया, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, दोष क्या क्या हैं ये आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा जूम कर दूँ जरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये देखिए, तो यहाँ तक इसके ये दोष हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप। आगे देखिए, आयोग की संस्कृतियों का माध्यमिक शिक्षा पर प्रभाव। जो आयोग ने अपनी संस्कृतियाँ दी ना, तो उस पर माध्यमिक शिक्षा पर उसका प्रभाव क्या पड़ा, उससे कौन कौन से लाभ हुए। आयोग ने तो अपने बहुत सारे सुझाव दे दिए, बहुत सारी बातें दे दी, बहुत सारी चीज़ें कह दी, हाँ, लेकिन उन सब बातों का, उन सब कामों का, उन सब चीज़ों का माध्यमिक शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ा। क्या माध्यमिक शिक्षा पहले की तरह चरमराई हुई रही या माध्यमिक शिक्षा में कुछ सुधार हुआ? तो देखिए, पढ़ के देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ भाई इसमें। देखिए, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में गठित किए गए समस्त आयोगों में से मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग सबसे अधिक वास्तविक और व्यवहारिक है। ठीक है, ये इसकी खासियत है कि मुदालियर आयोग सबसे अधिक वास्तविक है और व्यवहारिक है। इसने माध्यमिक शिक्षा के सभी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं पर विचार किया तथा समस्त जटिल व क्लिष्ट समस्याओं पर अत्यंत वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करके समाधान हेतु समुचित सुझाव प्रस्तुत किए। यानी कि इसने वैज्ञानिक विधि से ये सब किया, सारी समस्याओं का हल किया, सारी समस्याओं का निराकरण किया और तब जाकर कुछ विधियां पैदा की, तब जाकर कुछ सुझाव दिए। ओके, अब देखिए आगे देख जाइए इसको। ठीक है, इसको आप बिल्कुल पढ़ लेना अपने हिसाब से, बस रीडिंग मार लेना एक बार, ये ज़रूरी है। आपको बहुत अधिक डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत पॉइंट नहीं पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना, बस ये ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। ओके, चल अब ये देखिए, ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है ना, उसने क्या किया, मातृभाषा को माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बनाया। ये तो आप पढ़ ही चुके हो। और क्या किया, एनसीसी की व्यवस्था की, है ना। सामान्य विज्ञान का अनिवार्य अध्ययन कर दिया। जो सामान्य विज्ञान है ना भैया, जो आप समाज में रहते हो तो उसका अध्ययन भी आपको ज़रूरी है, सामान्य ज्ञान भी आपको होना चाहिए। समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और वेतनमान, सहायता, सेवा शर्त में सुधार, ये सारी चीज़ें माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहीं। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक पढ़ लेना आप इसे। अब इसके बाद देखते हैं 6वां प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, है ना, ले लीजिए। देखो 6वां प्रश्न, देखो इसमें लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक प्रशिक्षण पर लेख लिखिए। अभी तक आप अध्यापक शिक्षा के विषय में तो पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ एक चीज़ और जोड़ दी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक प्रशिक्षण पर लेख लिखिए। अभी तक तो आप अध्यापक प्रशिक्षण ही देख रहे थे इतनी देर से भाई, अध्यापक शिक्षा को ही देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आ गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात। तो ये कहना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाई अध्यापक प्रशिक्षण कैसे हुआ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ऐसे क्या क्या काम किए जो अध्यापक प्रशिक्षण से संबंधित थे, टीचर की ट्रेनिंग से संबंधित थे, टीचर के एजुकेशन से संबंधित थे, कि ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि देखो, जो वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन इसके मुख्य पहलू ये सब दे रखे हैं कि अध्यापकों की चयन पद्धति में सुधार हो। यही तो पूछना, मुख्य रूप से यही तो पूछना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा क्या था जिसमें अध्यापक प्रशिक्षण की बात की गई, और कैसे कैसे प्रशिक्षण दिया गया अध्यापकों को, क्या क्या योजनाएं बनाई गई, तो ये तो पूछ रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा कि अध्यापकों की चयन पद्धति में सुधार हो, जीवन और कार्य सेवा शर्तों में सुधार हो। ये सब बात किसने कही थी, 1986 ने। ठीक है, NEP 1986 ने। और शिक्षा के आयोजन प्रबंध में अध्यापकों को शामिल करना चाहिए, उन्हें व्यावसायिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अध्यापक संघों को शामिल करना चाहिए। ओके, और व्यावसायिक नैतिक संहिता तैयार करने के लिए भी अध्यापकों को सम्मिलित करना चाहिए। मतलब सारी चीज़ उन्होंने कहीं। देख लीजिए, लास्ट तक देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग।
केवल आपको एक बार रीडिंग मारनी है, इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। केवल एक बार रीडिंग मारोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार अभी पढ़ लो और एक आध बार बीच में पढ़ लेना, ऐसा करना एग्जाम से पहले एक आध बार पढ़ लेना इससे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में। लेकिन अभी पूरी वीडियो देखो, एक एक लाइन पढ़ो, जिससे आपका माइंड अभी क्लियर चल उठे इसे देख के, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए अब अध्यापक की भूमिका। अब भैया अध्यापक की भूमिका क्या ही बताएं, अध्यापक तो आप हैं ही, आपको पता ही है कि आपकी भूमिका क्या क्या है, आप क्या क्या करते हो। आप एक कैसे आप सुविधा सुगमकर्ता भी हो विद्यार्थियों के लिए, सुविधा दाता भी हो, आप एक लीडर की तरह भी काम करते हो, है ना। और आप एक इंजीनियर की तरह भी काम करते हो विद्यार्थियों के लिए। आप एक टीचर तो हो ही, आप उनकी हर प्रकार की समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश करते हो, चाहे वो स्कूल स्तर के विद्यार्थी हों, चाहे वो हायर लेवल के विद्यार्थी हों, कोई हो। आप तो क्योंकि आप टीचर हो तो उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास तो करते हो ना। तो क्या अध्यापक की भूमिका जो दे रखी है, इसमें सारी चीज़ दे रखी है। देखिए आप उच्च और तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा में अध्यापक कैसा होना चाहिए, मतलब उसकी भूमिका क्या है। शिकायतों को दूर करने में उच्च शिक्षा में उसकी अध्यापक की भूमिका क्या है। लेकिन वहीं स्कूल स्तरीय के जो शिक्षक होते हैं उनकी क्या भूमिका है शिकायतों को दूर करने में, वो सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। देख लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। आगे चलें, गुड। हाँ एक बात और, यदि आपको पेज क्लियर नज़र नहीं आ रहे हो तो भैया एक काम करना, हाई क्वालिटी करके इसको देख लेना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल पेज हैं, ये किताब के पेज हैं। तो किताब के पेज इस तरह ही सिंपल होते हैं ना, इस हम इसमें कुछ कर नहीं पाए। जैसा फ़ोटो खींचा हमने फ़ोटो खींच कर आपको दिखा दिया, बस ये है, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा समझिएगा और हाई क्वालिटी करके देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अध्यापक की भूमिका यहाँ बताई जा रही है, यहाँ पर भी अध्यापक की भूमिका बता दी गई। और उसके बाद क्या है, अध्यापकों के कार्य करने की शर्तें क्या क्या हैं, ठीक है। इनको बस एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या शर्तें हैं। वो चाहते हैं कि वेतन और भत्ता कैसा हो, है ना, वेतन भत्ते पर बात चलती है। दूसरा जीविका वृत्ति पर बात चलती है। सेना निवृत्ति और वृद्धावस्था के अलावा चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं जो टीचर बन जाते हैं उनको, और उनके रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाती है। ये सब सरकारी टीचरों के फ़ायदे हैं, देखते जाओ, बन जाओ टीचर, सारे फ़ायदे मिल जाएंगे आपको, कॉलेज ख़त्म होगी टेंशन से, ओके। और देखिए और तो और अध्ययन का अवकाश भी मिलता है इन्हें, यानी कि जब भी पढ़ाते हैं ना तो उस टीचिंग के बाद, टीचिंग में ही इन्होंने, टीचिंग पीरियड में ही इन्हें अवकाश भी मिलता है, छुट्टी भी मिलती हैं। ये कहते हैं कि मैक्सिमम 2 साल तक का आप छुट्टी ले सकते हो। और जो 2 साल तक की आप छुट्टी लोगे ना, बस इतना करना पड़ेगा कि 2 साल आपने 2 साल के लिए छुट्टी ली है, तो उन 2 सालों में आपने घर बैठ के किया क्या, आपने अपने टाइम का यूटिलाइज़ कैसे किया, वो सारी चीज़ आपको लिख कर देनी पड़ेगी इस अथॉरिटी को। बस इतना होगा, बाकी आप 2 साल तक की छुट्टी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीचर को 2 साल तक की छुट्टी दी जाती है इसमें, ठीक है। और लेकिन सारे काम का लेखा जोखा आपको वहाँ देना पड़ेगा कि आपने 2 सालों में कुछ अच्छा काम किया अथवा नहीं किया। ऐसा नहीं कि आप कुछ उल्टा सीधा काम करने के लिए छुट्टी ले लिए हो, तो ऐसे नहीं भैया, अच्छा काम करने के लिए छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। और पता है 2 साल तक की छुट्टियाँ जो मिल जाती हैं ना, उनमें भी वेतन लगातार मिलता है। ऐसा नहीं है कि सैलरी आपको ना मिले, सैलरी पूरी मिलेगी आपको। और आपको जो जितनी सुविधाएं मिल रही थी ना 2 साल की छुट्टी से पहले, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, सब A to Z मिलता है, किसी चीज़ में कमी नहीं होती है। तो है ना बड़े मज़े की काम, है ना, बहुत आराम का काम है बहुत, लेकिन पूरे माइंड को खोल कर किया जाता है ये शिक्षा, और दी जाती है शिक्षा। और पूरी तरह से जो भी शिक्षक पूरी तरह से पढ़ाते हैं ना, वो हर बच्चे के आदर्श बन जाते हैं। लेकिन जो टाइम पास करते हैं वो तो बस क्या ही कहो उनके लिए। तो शिक्षा और शिक्षक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। हर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि आप कुछ अच्छा करते हो तो विद्यार्थी आपसे सीखते हैं। आप जैसी शिक्षा बच्चों को देते हो, बच्चे वैसी शिक्षा आपसे ले लेते हैं। इसलिए आप खुद ऐसे बन जाओ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सको और उनके आदर्श प्रेरणा स्रोत बनो उनके। ज़रूरी है ये, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे काम करोगे तो बच्चों के आदर्श बन ही जाओगे, बुरे काम करोगे तो बच्चे पीटेंगे आपको, ये हो जाएगा। ऐसा होता था ना, कुछ समय पहले ही ऐसा होता था। 12th क्लास के बच्चों से किसी टीचर का झगड़ा हो गया तो कहते थे अब तू बाहर निकलियो, देखेंगे तुझे बाहर, कूटेंगे हम तुझे, ऐसा होता था ना। तो इसलिए टीचर ऐसा बन जाओ जो वास्तव में बच्चे आराम से आपको इज्जत दें, बहुत आनंद के साथ। आगे देखिए, सेवा शर्तों में एकरूपता, ठीक है।
शिक्षकों की नियुक्तियाँ और स्थानांतरण, ये सारी चीज़ें किस में की जा रही हैं? अध्यापकों को कार्य एवं करने की शर्तें हैं ये, ठीक है। अध्यापकों को कार्य करने की ये सारी शर्तें हैं। और क्या क्या है देखो यहाँ शिक्षकों की नियुक्तियाँ और स्थानांतरण भी, इसके बारे में बात की जाती है। ओके, अच्छा इसमें एक बात और कहेगी कि नियुक्तियाँ कैसे होंगी, स्थानांतरण कैसे होगा, कि आपने अपना कोर्स किया कंप्लीट, उसके बाद आपने टेस्ट दिया और आप टीचर बन गए, ठीक है। तो आपका स्थानांतरण तब तक नहीं होगा, ट्रांसफ़र तब तक नहीं होगा जब तक आपको 3 साल नहीं हो जाएंगे। जब तक आपको 3 साल नहीं हो जाएंगे तब तक आपका ट्रांसफ़र कहीं और नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ ये बात कही गई। और शिक्षकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई। ओके, अब देखिए शिक्षकों का योगदान, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ टीचर का योगदान ना हो, हमें जो लगता है कोई क्षेत्र। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि टीचर वही हो जो आपको एक विद्यालय में पढ़ाए, ज़रूरी नहीं है भैया। जो आपको शिक्षा दे रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटा बालक ही क्यों ना हो, वो आपको चाहे अनौपचारिक शिक्षा दे रहा है या औपचारिक शिक्षा दे रहा है, तो वो भी टीचर है ना। तो टीचर का योगदान हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो संवेगात्मक रूप से हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, टीचर का तो योगदान रहता ही है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या शिक्षकों का योगदान, नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए ज़रा। इसमें क्या, इसमें शैक्षिक परिवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी जाएगी, ठीक है। मतलब चूँकि शिक्षक को हम क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं ताकि वो शैक्षिक परिवर्तन कर सके, शिक्षा में सुधार कर सके, तो पूरी जिम्मेदारी उसी पर तो होगी ना। तो यही बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ भी बहुत स्पेशल नहीं है, इसमें भी भाई शिक्षकों के बारे में दे रखा है कि किस किस क्षेत्र में शिक्षकों की सेवाएं हैं, किस किस क्षेत्र में शिक्षकों की ज़रूरत है, किस किस क्षेत्र में शिक्षकों का सहयोग है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। शिक्षक संघ भी बनाते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति भी है, और स्कूली शिक्षकों की दूरवर्ती तैनाती भी की जाती है। ये सारी चीज़ यहाँ दे रखी हैं शिक्षकों से रिलेटेड ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें भी कुछ भी बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। देखो जहाँ भी लगेगा कि हाँ इसको बताना चाहिए तो हम अपने आप खुद बता देंगे, और जहाँ नहीं लगेगा तो उसे हमने हाईलाइट कर दिया है। ये पॉइंट जो हाईलाइट किए गए हैं ये आवश्यक है, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। वैसे पूरा पढ़ो तो पूरा पढ़ लेना, नहीं तो हाईलाइट किए वो तो पढ़ ही लेना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, हाँ अब ये आ गया मुख्य रूप से कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग ये आ गया। तो कोठारी आयोग के बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको वो सब नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ते चले आए वो सब आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा इसके लिए बोल रहे हो क्या, इसके लिए ये इस पहले वाले प्रश्न का है, शिक्षकों के सेवाओं के बारे में, ठीक है। ये वही है, उसे पढ़ लेगा। अब देखिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए, क्या संस्तुतियाँ दी, और मूल्यांकन कैसे किया, ठीक है। और इनके जो सुझावों को मूल्यांकन कैसे किया गया, वो सारी बात यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ पर विशेष बल दिया गया, यहाँ पर अध्यापक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया कोठारी आयोग में, ठीक है। क्योंकि इन्होंने हर क्षेत्र के बारे में कहा था ना, बच्चों के लिए भी कहा, शिक्षकों की शिक्षा के बारे में भी कहा। तो चूँकि हम यहाँ अध्यापक शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो कोठारी आयोग में भी जो अध्यापक शिक्षा के विषय में बात की गई होगी उसी बात को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखते जाइए कि कोठारी आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए, कौन सी संस्तुतियाँ दी, उनका मूल्यांकन कैसे हुआ, ठीक है। देखिए कोठारी आयोग वाले प्रश्न में पहली लाइन पढ़िए, ये शिक्षा आयोग का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अभूतपूर्व स्थान है। शिक्षा आयोग कौन सा है, कोठारी आयोग, ओके। ये बहुत मुख्य आयोग है, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है कि इसके गुण क्या क्या रहे और इसके दोष क्या क्या रहे, यहाँ सारी चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या था, कोठारी आयोग ने क्या क्या कहा था, देख लीजिए। इसमें पहले इसके विशेषताएं बताई गई हैं कि इसमें विशेषता क्या क्या थी, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। इन्होंने ये कहा था, क्योंकि ये कोठारी आयोग जो था कब बना था, 64-66 में बना था ना कोठारी आयोग, 1964-66 में, अरे क्या कर दिया हम, 64-66 में बना था। तो इन्होंने ये कहा था भैया हर बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दो। क्योंकि हमारे क्षेत्र में बच्चे साक्षर नहीं हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको भी नहीं कुछ पढ़ना लिखना आता, इसलिए आप बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दो, ये बहुत आवश्यक है। कोठारी आयोग में ये बात कही गई। लेकिन कितने वर्षों के अंदर, 20 वर्षों के अंदर ही ये सब काम हो जाना चाहिए।
अब भाई बातें तो कर दी जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लगता है उसमें, है ना, टाइम लगता है। इसलिए कोठारी आयोग जो 1964-66 में बना था, उसने कहा कि अगले 20 वर्षों के अंदर ही ऐसा प्रावधान कर दो जिससे 6 से 14 साल तक के बच्चे फ्री में पढ़ पाएँ, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उन्हें दो, ये बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ऐसी बात कही, ठीक है। और क्या है, यहाँ देखिए, माध्यम के स्तर पर प्रवेश लेने वाले 70% सामान्य बच्चों के लिए मध्यम स्तर की शिक्षा पूर्ण करने और इनमें से भी योग्य व सक्षम बच्चों हेतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा 70% जो विद्यार्थी होंगे ना, सामान्य बच्चे जो होंगे ना, अच्छे पढ़े लिखने में होशियार होंगे तो उनके लिए भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा सुझाव इन्होंने दिया। मुख्य बात ये थी कि इन्होंने शिक्षा का जो प्रोडक्शन हो ना, अच्छा हो, रोजगार परक हो, व्यवसायीकरण पर इन्होंने जोर दिया। इन चीज़ों पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में बताया, इन्होंने प्रशिक्षण पर भी जोर दिया और इन्होंने टीचरों की स्थिति को सुधारने के बारे में भी कहा कि हमारे जो शिक्षक की स्थिति खराब हो रही है ना, शिक्षकों की स्थिति खराब की वजह से ही कोई भी शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना चाहता, कोई भी शिक्षक बनना नहीं चाहता। इसलिए पहले हमें उस दशा को सुधारना होगा। इन्होंने ये बात कही। दशा क्या सुधरेगी कि आप देखो, कहीं उनको वेतन की आवश्यकता तो नहीं, कहीं वो पदोन्नति तो नहीं चाहते, कहीं वो कार्य और सेवा पर बल देना तो नहीं चाहते। तो आयोग ने यही चारों पांचों चीज़ें पकड़ ली कि हम अध्यापक के लिए इन सब चीज़ों की व्यवस्था करेंगे और उनको संतुष्ट हम करेंगे, ऐसा उन्होंने विचार किया। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, लास्ट वाली लाइन तक पढ़ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोठारी आयोग के गुण थे, विशेषताएं थी ये जो इन्होंने कही। कोठारी आयोग के बारे में आपने बहुत लंबी लंबी कथा बीएड में पढ़ ली होगी, हाँ, 3-4 पेजों में कोठारी आयोग दे रखा था बीएड में, आपने पूरा पढ़ लिया होगा। तो यहाँ आपको वो सब नहीं पढ़ना है, यहाँ आपको केवल टीचर से रिलेटेड बात पढ़नी है, ठीक है, केवल अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड बात यहाँ पर आपको पढ़नी है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी वही कोठारी आयोग के बारे में कहा गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही है, इसके गुण बताए गए हैं पूरे। इन्होंने छात्रवृत्ति देने की बात भी की थी, किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ध्यान रखना, टीचर्स के लिए भी इन्होंने छात्रवृत्ति देने की बात कही थी कि इनको आवश्यक है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, यदि इनको आवश्यक है तो इनको पैसा भी प्रोवाइड कराया जाए। और इन्होंने त्रिभाषा सूत्र को प्रस्तुत किया था, लेकिन संशोधित रूप था वो त्रिभाषा सूत्र का। ठीक है, यहाँ देखिए, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण का माध्यम बनाने पर सुझाव भी दिया था इन्होंने। और क्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सशक्त बनाने का सुझाव भी इन्होंने दिया। ये सारी चीज़ें इन्होंने दी। और इन्होंने ये कहा कि क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे देश की 70% जो आबादी है ना, 70% जो लोग हैं ना, जो आबादी है वो खेतों पर, वो कृषि पर निर्भर है। इसलिए जो कृषि शिक्षा है उस पर विशेष इन्होंने बल दिया कि भैया कृषि शिक्षा भी यहाँ पर दी जानी चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी यहाँ पर शिक्षा होनी ही चाहिए। तो क्या किया गया कि पॉलिटेक्निक जो कॉलेज थे ना, उनमें कृषि के ऊपर जो शिक्षा दी जाती है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड शिक्षा है, उस पर जोर दिया गया फिर कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम लोग क्या करेंगे, कृषि की शिक्षा पर विशेष बल देंगे, वहाँ शिक्षा दी जाएगी कृषि से रिलेटेड। तो आप देखते हो ना, बीएससी भी होती है एग्रीकल्चर से, एमएससी भी होती है एग्रीकल्चर से, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना। कहीं सीड टैग भी होता है, कहीं कुछ होता है। तो भाई बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि जहाँ की अधिकाधिक आबादी जिस चीज़ पर डिपेंड है, उस चीज़ के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी होगी तो फसल का उत्पादन अच्छी तरह से होगा, और वो अच्छी तरह से कैसा ही बीज हो, वो अच्छी तरह से सुंदर फसल बना पाएंगे वो लोग जो पढ़े लिखे होंगे, तो अपनी टेक्नोलॉजी का, नई नई टेक्निक का यूज़ करके। ठीक है, तो इसलिए कृषि शिक्षा को विशेष बल दिया गया। ओके, और इसमें इंजीनियरिंग वगैरह पर भी जोर दिया गया, हर चीज़ को प्रोत्साहित किया गया, अच्छा था सब कुछ, मतलब। ठीक है, और ये भी कहा गया कि भैया देखो, कुछ लोग तो ऐसे हैं आदिवासी समुदाय के आते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ आना जाना मुश्किल होता है लोगों का, तो वहाँ के लोगों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से की जानी चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब देखिए, इसकी सीमाएँ कुछ थी, कुछ लिमिटेशंस थी इसकी। क्या क्या लिमिटेशंस थी वो पढ़ लेना। लिमिटेशंस बोले तो कि इससे आगे बढ़ नहीं सकता ये, ठीक है, यानी एक लिमिट रख दी कि इससे आगे ये कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा था। बोले तो इसकी कमियाँ, ठीक है, लिमिटेशन बोले तो कमियाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कमियाँ पढ़ लेना क्या क्या थी, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। चलिए, कहाँ गया भाई, कहाँ पहुँच गया, हाँ ये इधर आ गया। लिमिटेशन ये नीचे लिखा है ना, लिमिटेशन। आगे चलते हैं, ये देखिए,
अब यहाँ तक है ये कोठारी आयोग, ठीक है। इसके लिमिटेशंस यहाँ से दे रखी हैं, आप लोग एक एक लाइन में पढ़ लेना, कोई बहुत विशेष बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय संशोधित नीति 1986 और 1992। देखो जब ये कोठारी आयोग बना 1964-66 में, तो इसने नियम तो बहुत बनाए, लेकिन सारे नियम पूरे नहीं हो सके। जैसे 10+2 की जो बात कही थी वो पूरी नहीं हो पाई, है ना। 10+2 की बात पूरी नहीं हो पाई थी, और क्या, और भी बहुत सारे काम थे जो ये कोठारी आयोग में इस टाइम पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए 1986 में एक NEP बनकर तैयार हुई, ठीक है, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर तैयार हुई। और जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी ना, इसने जितनी सारी संस्तुतियाँ पैदा की थी, प्रकट की थी, बनाई थी, जितने सारे विचार इसने रखे थे, उन सब विचारों पर काम हुआ या नहीं हुआ उसकी देखरेख के लिए, और उसमें यदि 1986 की नीति में कोई कमी रह गई है तो उसे सुधारने के लिए 1992 में एक संशोधित नीति प्रकट की गई, एक संशोधित नीति प्रकाशित की गई, ठीक है। यानी कि 1992 में ये नीति क्यों आई थी, 1986 की जो नीति बनी थी ना उसमें संशोधन करके आई थी, तो संशोधित नीति थी 1992 वाली, ठीक है। कौन सी नीति थी, संशोधित नीति थी 1992 वाली, जो है संशोधित नीति थी, संशोधित स्वरूप था किसका, 1986 का, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये एक कार्य योजना थी जो 1992 थी, किसके लिए आई थी, ये आई थी 1986 के लिए, ठीक है, उसका संशोधित रूप था ये, ओके। तो यहाँ दे रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें नीति के साथ इसको लागू करने की पूरी कार्य योजना 1986 में बनाई गई। 1992 में जब इसमें कुछ संशोधन किए गए तो साथ ही इसकी कार्य योजना में भी संशोधन किया गया, ठीक है। देखो ज़्यादा छोटा दिख रहा है क्या, देखो आप देखो तो ठीक दिख रहा होगा ना। चलिए, तो जो 1992 में संशोधित नीति जो निकल के आई थी ना, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बात हुई, और 1986 में क्या क्या बात हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्या क्या था इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। आगे चलते हैं हम लोग फिर, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इसको भी ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर इतना एकदम डीपली क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए डीपली नहीं पढ़ाया जा रहा कि ये सब आप बीएड में पढ़ चुके हो, सारी चीज़ आपको पढ़ चुके हो, और यदि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने ये कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, NEP 2020, NEP 1986, ये सारी चीज़ें आपके सामने एक नहीं 100 बार आई होंगी, है ना। इसलिए यहाँ पर पूरा नहीं बताया जा रहा है, इनको तो बस आप एक बार पढ़ लो, जिससे आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ जाए कि भाई हाँ इसमें ये भी है, बस इतना पढ़ लो, और इसको ज़्यादा डीपली अध्ययन करने की इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, ये क्या था, 1986 वाली जो नीति थी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और 1992 की जो संशोधित नीति उसके बारे में बात यहाँ तक हो गई। अब आगे देखिए, आगे 3 लेख दे रखे हैं इन्होंने कहा है कि आप इन जो तीनों जो सब्जेक्ट हैं इन पर आप विचार कीजिए। एक तो राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, दूसरा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, और तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग यानी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इन चीज़ों के बारे में आप कितना जानते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, ये है पहला राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड। आप राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड से समझ तो गए होंगे कि राज्य इसका निर्माण करेगा, राज्य इसमें नीतियों को बनाएगा, ठीक है, राज्य निर्माण करेगा, राज्य नीतियों को बनाएगा, राज्य इसमें पैसा प्रोवाइड कराएगा, और राज्य के थ्रू इसमें सारे काम किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अनुदान केंद्र की ओर से भी मिलेगा, पर राज्य इसमें अधिकाधिक कार्य करेगा, क्योंकि राज्य ही मुख्य है इसमें, राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात कही गई, ठीक है, ये पढ़ लीजिए आप लास्ट में। और ये किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, तो ध्यान रखना कोठारी आयोग की सिफारिश पर ही ये राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी, कोठारी आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग, देख लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ तक था, यहाँ तक SCERT, ठीक है, ओके। तो और आगे क्या है, अभी आपने यहाँ तक आप पढ़ लेना। इसमें ये क्या था, राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड,
SBT था, ठीक है, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। तो यहाँ तक इसकी बात की। अब दूसरा जो उन्होंने टॉपिक दिया वो दिया डाइट के लिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब ये क्या काम करता है? देखो आपने ये वाला जो देखा था राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड, तो यहाँ राज्य सारे काम कर रहा था, राज्य अपने हिसाब से नीति बना रहा था, राज्य उनका क्रियान्वयन कर रहा था, राज्य उन्हें पैसा प्रोवाइड कर रहा था, राज्य कोई कमियां दिख रही थी उन्हें सुधार रहा था, या सारा काम राज्य कर रहा था ना, सारा काम राज्य कर रहा था। लेकिन राज्य के अंतर्गत और भी कुछ जिले हैं, ठीक है, जैसे अपने यूपी है, यूपी में 75 जिले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही राज्य के अंतर्गत, राज्य संस्थाओं के अंतर्गत कुछ जिलेवार संस्थाएं भी आती हैं जिनमें डाइट का नाम प्रमुख होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आती हैं, ठीक है। तो डाइट का नाम प्रमुख है जिसमें, तो इसमें क्या है, अब आप समझ गए होंगे कि राज्य स्तर पर जो थी उसमें सारा काम राज्य करा था, लेकिन जो यहाँ पर है जिले स्तर पर है उसमें काम कौन करेगा? उसमें जिला काम करेगा, पर इन कामों की जो रूपरेखा तैयार करेगा वो राज्य करेगा, ठीक है। राज्य स्तर की जो समिति है, अपने देखे अभी SBTE, वो इनकी रूपरेखा तैयार करेगी, लेकिन कार्य ये लोग करेंगे, ठीक है। ये सब था यहाँ पर। ये छोटी संस्था है। यदि कोई कहे कि डाइट बड़ा है या SBTE बड़ा, तो भैया SBTE बड़ा है क्योंकि पूरे स्टेट का है, जबकि ये जो डाइट है ये केवल जिले का है, ठीक है। तो ये जो संस्था है ये SBTE के अंतर्गत ही कार्य करती है, ठीक है। ओके, मतलब कार्य तो अपने आप अपने इच्छा से करती है, जैसे जहाँ कमी देख लेती है, जहाँ जो भी चीज़ देख लेती है, शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई कमियाँ नज़र आती हैं तो सुधार सारी चीज़ करती है, सब कुछ करती है। लेकिन इसको जो चलाने वाली बॉडी है ना, वो राज्य स्तर की है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, इसमें क्या क्या होता है, यहाँ सब दे रखा है। यहाँ पर पर्यवेक्षकों को शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा, सतत शिक्षा, सारी शिक्षा यहाँ पर दी जाती हैं, ठीक है। प्राचार्यों का नियोजन, प्रबंधन, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, देख लीजिए। बस एक बार इसको आप पढ़ लेना और कोई दिक्कत नहीं है। ये जो संस्थान है ना, ये सलाहकार और परामर्श एजेंसी है, ठीक है। ये क्या है? ये एडवाइजरी बॉडी है एक, ये परामर्श एजेंसी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। संस्थान कौन सी है? ये सलाहकार और परामर्श एजेंसी है। कौन? डाइट। वेरी गुड। चलिए अब देखिए, आपने वो दोनों देख ली, एक तो SBTE और एक डाइट। अब तीसरी जो है ये विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग। अब यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के बारे में क्या कहा गया है वो देख लीजिए। ये सब आप देख लेना, डाइट में है ये, ठीक है। C आता है विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, यानी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, UDE। शिक्षा को एक अध्ययन क्षेत्र अथवा अनुशासन की मान्यता प्रदान है, इसलिए विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा विभाग को अनुदान दिया जाता है, ठीक है। यानी कि विश्वविद्यालय को अनुदान कौन देता है? UGC देता है, ठीक है। और UGC किसको दे रहा है? अनुदान किसको दे रहा है? शिक्षा विभागों को दे रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, UGC किसको दे रहा है? ये शिक्षा विभाग को दे रहा है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग है उनको दे रहा है पैसा, उनको दे रहा है अनुदान, जिससे वो अपने स्कूलों को, कॉलेजों को अच्छी तरह से चला सकें। ओके, ध्यान रखना इसे। अच्छा, इसमें ये मुख्य पॉइंट है कि सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में, यानी 1917 में जब कलकत्ता विश्वविद्यालय बना था ना, उसमें सबसे पहले शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। शिक्षा विभाग वही तो जो आप पढ़ रहे हो, शिक्षा विभाग में तो आप पढ़ रहे हो, आपका B.Ed M.Ed चल रहा है ना, तो शिक्षा के क्षेत्र ही तो है ये, है ना। आप शिक्षा में तो स्नातक और परास्नातक कर रहे हो ना, तो भैया सबसे पहले जो शिक्षा विभाग की स्थापना की गई वो 1917 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसमें की गई थी। ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। और क्या कहते हैं इसमें, और इसमें प्रमुख जो शिक्षा विभाग था उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से कोर्स थे, तो देखिए B.Ed है, M.Ed है और PhD, इनकी व्यवस्था की गई थी उसमें, ठीक है। इसके साथ साथ जो परास्नातक है ना, PG जो ग्रुप है आपका M.Ed वाला, ये जो ग्रुप है उसमें शोध कार्यों पर भी विशेष बल दिया। इसलिए तो अब जो M.Ed वाले विद्यार्थी हैं उनको सर क्या बनवाते हैं, कोई डिजर्टेशन बनवाते हैं, कोई थीसिस बनवाते हैं, सारी चीज़ बनवाते हैं ना, तो ये शोध कार्य तो है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब इस पर सब चीज़ पर बल दिया गया इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग में, ठीक है। और देखिए यहाँ भाषा प्रयोगशाला का विकास करना, सामग्री को तैयार करना, अर्धवेशन सामग्री को, और ये सब देख लेना, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ तक आज हम लोगों ने कर लिया, यानी कि यूनिट 2 हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। आई होप आपको समझ आई होगी और आपने थोड़ा सा एंजॉय ज़रूर किया होगा। हो सकता है बोरिंग भी आपको लगा हो, लेकिन बोरिंग लगे तो भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर देना है M.Ed 2nd सेमेस्टर का, ध्यान रखना है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको समझा पाएँ, ठीक है, और आप थोड़ा समझ लिया करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, चलिए, तो आज हम लोगों ने 2nd यूनिट फिनिश कर ली।
सेकेंड यूनिट फिनिश कर ली हम लोगों ने पेपर 204 की। अब कल थर्ड यूनिट में हम लोग एंट्री मारेंगे, ठीक है, उसे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या है उसमें, और फिर लगभग 2-3 दिनों में आपका ये वाला जो पेपर है पेपर 204 फिनिश हो जाएगा। तो भैया पेपर आपके बहुत दूर नहीं है, हम फिर आपसे बोल रहे हैं अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट में पेपर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि पेपर कब होंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना 204 पेपर ये अगले 3 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ तक है 3 या 4 दिन में कोशिश रहेगी जल्दी कंप्लीट कर लें, वैसे तो 3-4 दिन में हो जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। तो 204 में हम लोग चल ही रहे हैं, 2 यूनिट आज कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग साथ दीजिए, साथ बनाए रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे बच्चों तक उन तक पहुँच जाए जिनको इसकी आवश्यकता है, ओके। और अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, और क्या है, हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। कुछ भी बात पूछनी हो, कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने की, ठीक है। चलिए अब बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।